गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन और वेरिएशन। हमने कल डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया था और मैंने उससे आगे जो इन्वर्स प्रोपोर्शन हमने पढ़ना था उसकी हिंट मैंने कुछ दे दी थी। तो आज हम एग्जांपल्स के थ्रू उसकी डेफिनेशन निकालेंगे और समझेंगे क्या होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले इसमें जो हमें फर्स्ट लाइन में यहाँ पे दे रखा है, वी नो दैट विद मोर स्पीड अ कार विल टेक लेस टाइम टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस। अगर हम किसी कार की स्पीड को बढ़ा देंगे तो क्या है, किसी कार को डिस्टेंस कवर करने में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्टेंस है उसे कवर करने में कम टाइम लगेगा। कार की स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। अच्छा, वैसे ही दूसरा क्या है, अगर हम किसी काम को करने में मोर वर्कर्स विल फाइंड अ वर्क इन लेस टाइम। अगर किसी ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर हम अगर किसी काम को करने में लगा देते हैं तो उस काम को करने में क्या होगा, कम टाइम लगेगा। मीन्स अगर हम पहले वाले में देखते हैं, अगर हम कार की स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, कम लगता है। ओके, सीधा सीधा इन्वर्स हो रहा है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड वाला क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, अगर फिर सेकंड वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं वर्कर वाले में, अगर हम वर्कर्स क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारे पास जो काम करने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम लगेगा उस पर। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज, इस तरीके से ये रिलेटेड हो गया है। तो इस तरीके से हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारे पास इन्वर्स प्रपोर्शन का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि उसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट है। अगर एक आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सेकंड वाला डिक्रीज होगा। अगर फर्स्ट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सेकंड उसके साथ क्या चलेगा, डिक्रीजिंग में चलेगा। तो वहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू हमने देख लिया है। आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, दस देयर आर केसेस वेयर टू वेरिएबल्स आर relatable to each other in such a way the on increasing the one the other decreasing proportionally and vice versa। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, वही चीज़ समझाई गई है कि इसमें हमें क्या है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों के दोनों वेरिएबल क्या है, एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है कि एक अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा वाला क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल में अगर एक इंक्रीज है तो सेकंड वाला डिक्रीज हो रहा है। अगर सेकंड वाला इंक्रीज है तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है, वाइस वर्सा, मतलब उसका अपोजिट भी वैसे ही चलेगा। तो अब इन्वर्स प्रपोर्शन में क्या डेफिनेशन है, हमने क्या करा था, जब हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन पढ़ा था तो उसमें हमने x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 इक्वल्स टू x3/y3 अप टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू k कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम आती है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास दे रखा, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन इन्वर्स प्रपोर्शन इफ एक्स वाई इक्वल्स टू के। इसमें क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है x का y के साथ, ना कि x/y करना है। ओके, तो हम जब x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2, ये है यहाँ पे दिया हुआ, x1 इक्वल्स टू y1, x2 इक्वल्स टू y2, x3 इंटू y3 इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, ये सारा का सारा k के बराबर आ जाएगा, एक कांस्टेंट के बराबर। यही चीज़ इसमें चलती है, किसमें, इन्वर्स प्रोपोर्शन में। बस इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन का है या इन्वर्स प्रपोर्शन का है। अगर आपके पास इन्वर्स प्रपोर्शन का है तो कैसे समझेंगे, अगर आपके पास टू वेरिएबल दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे क्या था, स्पीड और क्या था, टाइम के बीच में टू वेरिएबल था। अगर स्पीड बढ़ रही है कार की तो टाइम कम लगेगा। ऐसे वर्कर वाले में क्या था, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ रहे हैं तो काम करने का जो टाइम है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो आपका टू वेरिएबल में एक अगर इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेम नहीं चल रहे हैं। जैसे डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या था, अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी काम को करने के लिए अगर आप फोकस होके एक सही डायरेक्शन में कोई हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट भी उसके साथ साथ मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो ये सीधा सीधा एक एग्जांपल था डायरेक्ट प्रपोर्शन का। ऐसे नहीं है कि अगर आप हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहे हो तो आपको उसकी जो रिजल्ट है वो कम मिलेगा, वो उसी के प्रपोर्शन में कहीं ना कहीं उसी के रूप में मिलेगा। तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल था। ठीक है,
तो वो चीज़ थी। और यहाँ पे क्या है, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसमें क्या है आपके पास, इस तरीके से क्या हो जाता है, इसकी डेफिनेशन में हो जाता है कि x1 इंटू वाई वन इक्वल्स टू x2 इंटू वाई टू इक्वल्स टू x3 इंटू वाई थ्री अप टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू के, ये कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे समझेंगे कि आपका ये क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन का है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का इनवर्सली प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। हम एक चीज़ देख रहे हैं, अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 48। 3 के बाद आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है 6, तो x की वैल्यू अगर 6 है तो आपके पास y की वैल्यू 24 आ रही है। मतलब आपके पास क्या हो रहा है, अगर x की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो आपके पास जो y की वैल्यू है वो कम कम होती भी जा रही है। अब देखो जहाँ पे 36 है ना, तो बहुत कम हो गई है y की वैल्यू। ऐसी जहाँ पे 72 आ रहा है वहाँ पे 2 हो गई है। अच्छा 16 था तो 9 हो गई है। तो मतलब एक चीज़ इसमें कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन हम इनवर्सली प्रपोर्शन इसमें कैसे समझेंगे। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अभी तो यहाँ पे लिखा है वैसे कि इनवर्सली प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग आपको इसको फाइंड करना है कि ये है या नहीं है, लेकिन वैसे भी टेबल के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि अगर क्या हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू उसके साथ डिक्रीज होती हुई चल रही है, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमने अभी पढ़ा था x1 इंटू वाई वन इक्वल्स टू x2 इंटू वाई टू इक्वल्स टू x3 टू वाई थ्री इक्वल्स टू x4 इंटू वाई फोर इक्वल्स टू x5 इंटू वाई फाइव, क्योंकि यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 x5 तक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x1 है तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 24, 3 इंटू 48, ये हो जाएगा 36 इंटू 4, 72 इंटू 2 और 16 इंटू 9। अब हम जब चेक करेंगे ना तो इनकी सबकी वैल्यू 144 ही आएगी। ओके तो इससे हमें क्या प्रूफ हो रहा है कि आपके पास ये क्या है, सारा का सारा ये जो टेबल दी हुई थी ये हमारे पास डायरेक्ट इन्वर्सली प्रपोर्शन थी, ठीक है। इन्वर्सली प्रपोर्शन क्यों थी, क्योंकि जब हमने इसमें ये चेक करके देखा x1 इंटू वाई वन जो उसकी आपके पास दिया हुआ था कि इसमें कैसे चेक करना है कि ये आपके पास इन्वर्सली प्रपोर्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस पर चेक करके देखा तो हमारे पास क्या आ गया, ये सारी की सारी वैल्यू इक्वल आ गई। इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। और अगर हम टेबल से देखें तो टेबल पे भी हमें दिख रहा था जो मैंने आपको समझा दिया था। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं आगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है और अब हम कम टाइम पे कैसे इन क्वेश्चनों को ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं जहाँ ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है और क्या हमें करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ हॉस्टल 75 स्टूडेंट्स हैड फूड प्रोविजन। आपके पास एक हॉस्टल में क्या है 75 स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए खाना कितने दिन का है 24 डेज़ का खाना है। कितनों के लिए 75 स्टूडेंट्स के लिए। इफ़ 15 स्टूडेंट्स, अगर उसमें से 15 स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया हॉस्टल छोड़ दिया है तो फॉर हाउ मैनी डेज वुड दिस फूड प्रोविज़न लास्ट। तो आपको बताना है कितने दिन तक ये खाना आपका चलेगा। मतलब आपको क्या बताना है कि जो आपके पास डेज़ है, ठीक है ना, फूड प्रोविज़न के जो डेज़ है वो आपको बताना है कि कितने दिन तक ये चलेगा। तो हम ऊपर लिख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट और दूसरा है फूड प्रोविज़न, ठीक है। और यहाँ पे डेज़ लिख देंगे इस तरीके से कि मतलब क्या है ये, ठीक है ना, किस तरीके से। अच्छा इसमें आपके पास 75 स्टूडेंट है। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए 15 स्टूडेंट्स अगर चले गए हैं तो बच्चे कितने हमारे पास 60, ठीक है। अच्छा उसके बाद फूड प्रोविज़न है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो फूड प्रोविज़न था तो 24 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 60, ठीक है। और ये हमारे पास y2, ये हमें फाइंड करना है कि कितने दिन तक 60 के लिए खाना चलेगा। अगर हमारे पास 60 स्टूडेंट बच गए तो कितने दिन तक चलेगा। अच्छा एक चीज़ आप देख लीजिएगा
ये चीज़ मैंने अभी बताई नहीं कि ये आपका इन्वर्स प्रपोर्शन में कैसे हुआ है। देखिएगा, अगर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो खाना कम दिन चलेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर होते हैं तो आपका खाना क्या होता है, क्या होगा, अगर आपके पास क्या है, कोई लिमिटेड खाना है, ठीक है ना, आपके पास फूड जो आपने बनाया है घर में, अगर आपके पास ज़्यादा मेंबर है तो वो उतनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर उतना ही फूड आपके पास है और आपको क्या है, वहाँ से कुछ लोग नहीं आए आपके पास, तो आपको वही फूड अब क्या है, पहले तो 6 लोग आ रहे थे, लेकिन वो अब उसमें से केवल 4 आपके पीपल्स आपके या 4 गेस्ट आपके घर में आए हैं, तो आपको क्या करना है, जो 6 पीपल के बदले जो आपने 6 पीपल्स के लिए जो खाना बनाया था, रिलेटिव्स के लिए जो खाना बनाया था, अब आपको सिर्फ आपको 4 रिलेटिव्स को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, सब में ज़्यादा खाना आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है आपके पास कि आपके पास अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो खाना कम लगेगा, खाना कम दिन चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम हो गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है खाना ज़्यादा दिन चलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपके पास एक वेरिएबल अगर इंक्रीज़ है तो दूसरा डिक्रीज चल रहा है, सिंपल सा कनेक्टेड ये हो रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। तो x1 इंटू y1 75 इंटू 24 इक्वल्स टू 60 इंटू y2। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 इक्वल्स टू आ जाएगा 75 इंटू 24 अपॉन 60। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, 4 6 ज़ा 24। तो y2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 30 डेज। अब दिख रहा है ना, ज़्यादा दिन चल रहा है खाना, अगर वर्कर कम हो गए हैं तो ज़्यादा दिन खाना चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे 2 क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन में, तो वो हम कल देखते हैं, ठीक है। और वो भी आपके कम्पिटिटिव, देखो ये क्वेश्चन भी हमारे पास कंपटीशन में आता है, और जिससे पहले वाला भी करवाया। अब वहाँ पे क्या होता है कि हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएं, लेकिन हम अब देख लिया है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो अब हम वहाँ पे ये क्वेश्चन अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी मुश्किल से ये टाइम लेगा अगर हम इसको करने बैठेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इसमें देखिए, अभी हमने देखा कि आपको कैसे ट्रिकी मेथड से आपको ये काम करना है मैथ्स के क्वेश्चन को। आगे की जो हमारे 2 क्वेश्चन है वो भी कंपटीशन के और एग्ज़ाम के हिसाब से, दोनों के हिसाब से जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।